नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। सरकारी दफ्तरों में फर्जीवाड़े की खबरें आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन कानपुर से जो मामला सामने आया उसने सिस्टम की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सोचिए, जिस व्यक्ति की मौत साल 2022 में हो चुकी हो, क्या वो 2025 में वापस आकर अपनी गाड़ी ट्रांसफर करा सकता है? सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन शायद कानपुर के आरटीओ में कुछ ऐसा ही हो चुका है। आरोप है कि एक मृतक के नाम से गाड़ी का ट्रांसफर कर दिया गया। जब मृतक की पत्नी ने इसका विरोध किया तो उसे ही पूरे मामले में दोषी बता दिया गया। पूरे मामले पर जब 4 PM न्यूज के संवाददाता प्रांजुल मिश्रा ने आरटीओ प्रशासन आलोक कुमार से जवाब जानने की कोशिश की तो साहब कैमरे के सामने सवालों से बचते नजर आए। आखिर कैसे हुई ये घटना और क्यों उठ रहे हैं आरटीओ की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल? देखिए कानपुर से प्रांजुल मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। कानपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ में कथित फर्जीवाड़े का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 2022 में हो चुकी थी, उसके नाम से साल 2025 में वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी भी वाहन का स्वामित्व परिवर्तन यानी ट्रांसफर एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है। इसमें दस्तावेजों का सत्यापन, आवेदन और विभागीय अनुमोदन शामिल होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जब संबंधित व्यक्ति जीवित ही नहीं था तो फिर उसके नाम से वाहन ट्रांसफर कैसे हो गया? मृतक की पत्नी का आरोप है कि विभागीय लापरवाही या मिलीभगत के बिना ऐसा संभव ही नहीं है। उनका कहना है कि जब उनके पति 3 साल पहले दुनिया छोड़ चुके हैं तो आखिर किसने और किस आधार पर उनके नाम से गाड़ी ट्रांसफर कर दी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है गरिमा दुबे, जिन्होंने आरटीओ में शिकायत की थी और आरटीओ की लापरवाही उजागर की थी और आरटीओ का भ्रष्टाचार को उजागर किया था। गरिमा जी, आरटीओ का कहना है कि आपने खुद गलत किया है, आपने खुद फ्रॉड किया है और आपने अपने पति के फर्जी हस्ताक्षर बना करके गाड़ी बेची है। सर ये बताइए कि उसको गाड़ी ट्रांसफर करते समय फोटोज भी खींची जाती हैं वहां पर। इसके अलावा वहां पर ओटीपी लिया जाता है। ओटीपी किस नंबर पे दिया गया है, मुझे उसका वो दिया जाए, विवरण दिया जाए। और प्लस मुझे वहां के कागज दिखाए जाए, जो कागज हमारे मतलब जो कागज उन्होंने बनाए हैं। जो आरसी मैंने दी थी उनको, सिद्धार्थ शुक्ला जी को और शुभम अग्निहोत्री जी को, जो मैंने आरसी दी थी, मैंने ओरिजिनल आरसी दी हुई। सर उन्होंने उसमें जमानत ली हुई थी हमारे हस्बैंड ने। सर उसमें जब मैंने वहां पर देखा जा करके, मैंने जो कागजात देखे थे वहां पे अपनी आंखों से, मेरे हस्बैंड के फर्जी साइन बने हुए थे और उसमें जो आरसी लगी हुई थी वो सर डुप्लीकेट आरसी थी। बल्कि मैंने इनको जो आरसी दी थी, मैंने इनको ओरिजिनल आरसी दी हुई थी। इसके बावजूद सर उसमें क्या नाम है, जो फोटोग्राफ्स लगे हैं वो भी सर सेल्फी फोटोग्राफ्स है। उसमें मेरे दिए हुए कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं है। मैंने इनको कोई कागज प्रोवाइड नहीं कराया, कुछ भी मैंने उनको नहीं दिया है। ये सारे फर्जी तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। अपने आप को आलोक कुमार जी अपने आप को बचाने के लिए ये सारे फर्जी आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं दो बच्चों की, मैं छोटे मेरे 2 बच्चे हैं सर। ये मुझे प्रताड़ित कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान। और आपने पूरे मामले की पुलिस से शिकायत की थी और आप डीसीपी के पास गई थी। दोबारा डीसीपी या एसीपी कल्याणपुर से मुलाकात हुई? मैं एसीपी सर के पास मैं करीब 10 से 12 बार गई हूँ। मैंने मिलने की कोशिश की, बट हमेशा यही होता है कि सर मुझे नहीं मिलते हैं। मुझसे यही बताया जाता है, सर अभी है नहीं, सर बाहर है, सर ये है, सर वो है। सर मैं इतनी धूप में जाती हूँ, मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, त्रस्त हो गई हूँ, इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती सर। वहां पे एक बार मुझे एसीपी सर मिले और उन्होंने मुझसे बोला, बेटा आपका आ चुका है, बट मुझे आज पढ़ने का मौका दिया जाए, मैं कल आपको कॉल करके बताता हूँ। सर आज तक कोई कॉल नहीं आई मेरे पास वहां से। सर मैंने इसके बाद मैंने एसीपी ऑफिस में कई बार कॉल करके पूछा और पता करने की कोशिश की कि सर बैठे हैं कि नहीं। सर अगर बैठे हुए हैं तो मैं वहां जाकर के सर से मिलूं, बट हमेशा यही बोला जाता है कि सर वहां पे नहीं है, सर विजिट पे है, सर ऐसा है वैसा। बल्कि हमारे अपोजिट जो लोग हैं, जो अपोजिट पार्टी है, उनसे एसीपी सर मिल रहा है प्रॉपर और सर भी मिल रहे हैं। इसीलिए सर मुझे भी डाउट है कि सर हमें लग रहा है उन लोगों से मिले हुए हैं और इसीलिए सर मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं। डीसीपी सर से आपने मुलाकात करी? डीसीपी सर से मिलके आपने बात करी? हाँ, मैं 2 बार डीसीपी सर के पास गई। वहां पर मुझे जो मैडम थी उन्होंने तो मिलने के लिए मुझे आश्वासन दिया कि आप बैठिए और मैं आपको मिलवाती हूँ। बट वहां पे एक बड़ी मुझ थी, एक सर की 3 स्टार थे। उन्होंने मुझसे उल्टा ही बोला कि आपको 36 घंटे में गाड़ी ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी। अगर गाड़ी आपने 36 घंटे में नहीं की थी, आपके ऊपर उल्टा मुकदमा हो सकता है, आपके ऊपर उल्टा मुकदमा आपके ऊपर हो जाएगा। सर मुझे धमकी दी जाती है, मुझे प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। सर मैं बहुत त्रस्त हो चुकी हूँ।
सर मैं अपने बच्चों को लेकर के, दोनों बच्चों को मैं आरटीओ ऑफिस जा करके सर मैं बहुत ज्यादा, मैं वहां पे जाकर सुसाइड कर लूंगी और बच्चों को भी मार दूंगी, क्योंकि सर हर जगह से, हर तरफ से मुझे धोखा दिया जा रहा है, हर तरफ से मैं परेशान हो चुकी हूँ सर। अच्छा, आपने सिद्धार्थ शुक्ला को गाड़ी बेची थी जी। तो कौन कौन से पेपर में आपने साइन किए थे और कौन कौन से आपने प्रपत्र उनको दिए थे? सिर्फ सर मैंने सिर्फ इकरारनामा के अलावा मैंने किसी पे भी साइन नहीं किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और इकरारनामे पे भी सिर्फ इस बेस पे साइन हुआ था कि मैं उनको गाड़ी ये सेल कर रही हूँ, इतने में मेरी गाड़ी सेल हुई है, और इसके अलावा जब वो मुझसे साइन कराएंगे तो वो मुझे 1 लाख रुपए का चेक मुझे वापस दे देंगे। उनका आलोक कुमार जी का जो हमारे ऊपर आरोप है सर, बस ये बताइए सर कि अगर मैं उनके साथ फ्रॉड कर रही होती, मैं धोखाधड़ी कर रही होती, तो सर मैं एप्लीकेशन क्यों देती, और सर मैं अपनी ही चीज के लिए फ्रॉड क्यों करूंगी, ये बताइए। और सर अगर मैं वहां पे, अगर मैंने धोखाधड़ी की है, मैंने फ्रॉड किया हुआ है, तो सर हमारे वो कागजात दिखाए जाए मेरे खिलाफ, और अगर मैं वहां पे अगर गलत या दोषी मैं पाई जाऊंगी तो मेरे खिलाफ मुकदमा किया जाए, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। आपने अभी पूर्व में मीडिया के सामने एक बात भी रखी थी कि वहां के जो बाबू वो आपको बार बार फोन कर रही थी। हाँ, ये बताइए सर कि अगर मैं गलत होती तो सर जसना यादव मैडम मुझे कॉल क्यों कर रही है बार बार, वो मुझे बार बार कॉल करती हैं, दबाव बनाने की कोशिश करती हैं मैडम मुझे, और आप आइए और ये है वो है। मैंने कहा ये कंप्रोमाइज कर लीजिए, हमने कहा सर मैडम मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं किसी हाल में नहीं करूंगी, मुझे न्याय चाहिए और मुझे इस पे जो भी है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जो डॉक्यूमेंट्स देखे थे, गाड़ी ट्रांसफर आपके नाम से हुई है, पहले आपके नाम ट्रांसफर हुई है फिर डायरेक्ट आपके हस्बैंड के नाम नहीं, से? हमारे नाम गाड़ी ट्रांसफर होकर नहीं आई है, हमारे हस्बैंड के फर्जी साइन बने हुए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे हस्बैंड के फर्जी साइन बने हुए थे उस पे, और फर्जी साइन बन करके सुबह सिद्धार्थ शुक्ला के नाम गाड़ी ट्रांसफर हुई थी सर। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? सर अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं अपने दोनों बच्चों को ले जाकर के मैं आरटीओ ऑफिस में जाके बाहर मैं सुसाइड कर लूंगी। उनसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से मेरा सविनय निवेदन है कि सर मुझे इस पे न्याय दिलाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे उनसे न्याय मिलेगा, और मैं डीएम जो है हमारे कानपुर डीएम है, मुझे उनसे भी ये उम्मीद है कि मुझे न्याय दिलाएंगे वो, और जो हमारे जो कमिश्नर है, मैं सभी से अपील करती हूँ कि मुझे इस चीज पे मुझे न्याय दिलाया जाए, और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि मुझे इस चीज पे सही न्याय दिलाया जाएगा। तो ये थी हमारे साथ गरिमा दुबे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल पर पूरा भरोसा है, ये मुझे इंसाफ दिलाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि विभाग के बाबू स्तर से रिपोर्ट तैयार की गई और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। नियमों के अनुसार किसी भी वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण की अंतिम प्रशासनिक जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होती है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी होता है कि दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर हुई और प्रक्रिया में कौन कौन शामिल था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए 4 PM न्यूज के संवाददाता प्रांजल मिश्रा ने आरटीओ प्रशासन आलोक कुमार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर सवाल पूछे जाने के दौरान अधिकारी स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने मामले पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे पति स्वर्ग से आए और गाड़ी ट्रांसफर करके चले गए, मुझसे मिले भी नहीं, ये शब्द थे कानपुर के कल्याणपुर की रहने वाली गरिमा दुबे के, जिनके पति आशीष शुक्ला 2022 में गोलोकवासी हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी जो स्कॉर्पियो कार थी वो ट्रांसफर हो जाती है 2025 में, और गरिमा दुबे का कहना था कि मैंने गाड़ी ट्रांसफर की नहीं, मैंने कोई OTP दिया नहीं, तो मेरी गाड़ी ट्रांसफर आखिर हुई कैसे? इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो यहाँ संभागीय परिवहन अधिकारी कानपुर विभाग में मौजूद है, और यहाँ पर जो ARTO प्रशासन आलोक कुमार बैठे हैं। आलोक कुमार यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, आलोक कुमार ही सारी चीजें करते हैं। आलोक कुमार के बिना हस्ताक्षर के, बिना इनके आदेश के ना तो कोई गाड़ी ट्रांसफर होगी, ना किसी गाड़ी की फिटनेस होगी, और ना ही कोई लाइसेंस बनेगा। आलोक कुमार से 4 PM की टीम बात करने पहुंची थी इस पूरे प्रकरण पे, तो 4 PM पर बात करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कोई जवाब नहीं देंगे, हम अपना कोई पक्ष नहीं रखेंगे। हालांकि आलोक कुमार पीड़ित महिला को ही गलत साबित करने का प्रयास करते रहे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उस महिला ने खुद साजिश रची, अपने पति के फर्जी हस्ताक्षर बनाए और सारा ब्लेम उस पर ही डाल दिया। सवाल ये उठता है कि वो महिला झूठी है कि RTO झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो इसमें पूरे प्रकरण में जो दोषी निकल करके सामने आया है, तो कहीं ना कहीं रसना यादव जो यहाँ की बाबू हैं, जो पीछे बैठती हैं, रसना यादव
पूरे मामले में रिपोर्ट रखना है तो लगाई थी। कोई भी गाड़ी अगर ट्रांसफर होती है तो उसके लिए ओटीपी की जरूरत होती है, हस्ताक्षर चाहिए होता है, जो गाड़ी ट्रांसफर कर रहा होता है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके अलावा इस प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र के, बिना डेथ सर्टिफिकेट के तमाम वो चीजें होती हैं, जो कागज होते हैं, उसकी गाड़ी आखिर ट्रांसफर कैसे हो गई। गरिमा दुबे ने अपने नाम गाड़ी ट्रांसफर की नहीं। अगर हम नियमों की बात करें तो कोई भी पति अगर एक्सपायर हो जाता है तो गाड़ी उसके पहले पत्नी के नाम आती है, या एक जिम्मेदार उसके घर का सदस्य जो सहमति होती है, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र बनता है, उस पे सबके सिग्नेचर होते हैं और उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है उस गाड़ी का। उसके बाद वो गाड़ी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन बिना पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र के आखिर वो गाड़ी कैसे ट्रांसफर हो गई। आलोक कुमार से हम बात करने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया और 4 PM पर बात करने से उन्होंने मना कर दिया है और पूरा ठीकरा उन्होंने फोड़ के रख दिया है गरिमा दुबे पर। गरिमा दुबे ने 4 PM को बात बताई थी, 4 PM के सामने अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा था सिद्धार्थ शुक्ला को उन्होंने गाड़ी बेची थी। एफिडेविट जो बनता है उस पर पूरा लिखा पढ़ी की थी। लिखा पढ़ी करने के बाद किसी भी तरह का उन्होंने ना तो उनको पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र दिया, ना ही उन्होंने किसी तरह का ओटीपी दी। बिना ओटीपी, बिना पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र के आखिर गाड़ी ट्रांसफर कैसे हो गई। एक गरिमा दुबे जो भटक रही हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है मैं कभी पहुंची नहीं, मैंने कोई ओटीपी दिया नहीं, मैंने पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र दिया नहीं, तो मैंने कोई सिग्नेचर करके दिए नहीं, तो मेरी गाड़ी कैसे ट्रांसफर हो गई। सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर जो होने वाले भ्रष्टाचार का जवाब क्या पुलिस महकमा देगा। क्योंकि आलोक कुमार के शब्द थे कि जाइए पुलिस से पूछिए, क्योंकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस क्या यहाँ के भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी क्या पुलिस की है। विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, ARTO प्रशासन यहाँ बैठे हैं, वो पूरे मामले में जवाब देंगे। लेकिन 4 PM के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उधर मृतक के परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझने के बजाय उन्हें ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अब ये मामला सिर्फ एक वाहन ट्रांसफर का नहीं रह गया, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज सत्यापन और जवाबदेही से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। तो आपने देखा एक ऐसा मामला जिसमें सवाल सिर्फ एक गाड़ी के ट्रांसफर का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। आखिर वास्तव में किसी मृत व्यक्ति के नाम से वाहन ट्रांसफर हुआ है तो यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि बेहद गंभीर मामला है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर विभाग को सामने आकर पूरे मामले की सच्चाई जनता को बतानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरटीओ के रिकॉर्ड में ऐसी एंट्री कैसे हुई, दस्तावेजों का सत्यापन किसने किया, और अगर गलती हुई है तो जिम्मेदार कौन है। फिलहाल पीड़ित परिवार जवाब का इंतजार कर रहा है और जनता भी जानना चाहती है कि इस मामले की सच्चाई आखिर है क्या। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट पे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खोजी और बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।